Welcome everyone. So today I am starting the class 9th first chapter, that is the fundamental unit of life, and we will discuss all the things about the cell. Okay, what is cell? Then we will see the structure of cell. We will also see the type of cell, then multicellular, unicellular, and we'll also talk about the internal contents of the cell. So let's start our discussion with the first thing, that is the definition of cell. So what is cell actually? So students, you must be thinking that what is cell? This is not visible at all, okay? And many times the question comes in your mind that what is cell? So आपको लगता होगा कि cell क्या होती है, ठीक है? हमने cell देखी नहीं है, तो सेल क्या होता है? सेल एक्चुअली इनविजिबल इसलिए है क्योंकि अगर हम सेल को देखना चाहते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, ठीक है? बट अगर हम अपनी बॉडी देखें, अगर हम प्लांट्स को देखें, ऑर्गेनिजम्स को देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सेल, ठीक है? हाउ? लेट्स सी. So what is cell? So cell is the building block of living organism. So first of all, you should know that what is building block. ठीक है? So the block that builds a building. कहने का मतलब एक बिल्डिंग जो है, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे हमें ब्लॉक की जरूरत पड़ती है ना. अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज ब्लॉक? सो ब्लॉक कुछ नहीं, अगर सपोज ये आपका ये होम है, ठीक है? तो ये जो होम है एक ब्लॉक से मिलके बना है. कैसे ब्लॉक से? आपने देखा होगा जो ब्लॉक, जिसकी मैं ब्लॉक की बात कर रही हूं, तो ये ब्लॉक कुछ नहीं, दिस इज ब्रिक. ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आपका जो घर है वो सबसे बेसिक यूनिट से मिलके बना है, दैट इज द ब्रिक, जिसे हम ब्लॉक बोल रहे हैं, ठीक है? और एक ब्रिक, एक जो ईंट होती है, जैसे हिंदी में हम ईंट बोलते हैं, तो आपका जो घर है वो बहुत सारी ईंटों से मिलके बना होता है, बहुत सारी ब्रिक से मिलके बना होता है, ठीक है? तो ये पूरी जो है दिस इज मेड बाय ब्रिक्स एंड सो ऑन, ठीक है? तो जैसे आपकी एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक सबसे छोटी यूनिट चाहिए ना, दैट इज ब्रिक, जो ब्लॉक है आपका, तभी आपका बिल्डिंग्स हैं, आपके होम है, जो ये सभी किन से कंस्ट्रक्ट होती है? बाय द ब्रिक, ठीक है? तो सिमिलरली लाइक दिस आल्सो आवर बॉडी, all the living organisms. If I talk about living organisms, so I think you know what are living organisms. Living organisms are plants, animals, ठीक है? तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर लिविंग. इनकी बॉडी जो होती है वो भी ऐसी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनी होती है, छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बनी होती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड दीज ब्लॉक्स आर द सेल, ठीक है? अब आपको मैं बताती हूँ हमारी बॉडी कैसे बनी होती है. ठीक है, अब जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये एक पर्सन है, ठीक है? तो इसकी जो बॉडी है छोटी छोटी सेल से मिलके ऐसी बनी होंगी, ठीक है? और स्टूडेंट्स, ये जो सेल्स होती है ना, धीरे धीरे ऐसी सेल्स ग्रुप में अरेंज होती हैं, ठीक है? ग्रुप बनाती हैं, फिर वो ग्रुप से और बड़े बड़े ऑर्गन्स बनाती हैं, ठीक है? फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन एक ऑर्गेनिज्म बनता है पूरा, ठीक है? एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है. तो हमारी बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी की बॉडी में ट्रिलियंस एंड मिलियंस सेल्स होती हैं. कितनी सेल्स होती हैं? ट्रिलियंस एंड मिलियंस सेल्स होती हैं. एंड वी कैन नॉट काउंट दीज ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है? हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते. तो अब हम देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं ये सेल्स, ठीक है? ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. एक सेल जो होती है, एक जो सेल है आपकी, दिस इज अ सिंगल सेल, ठीक है? अब ऐसे ही बहुत, एक जो सेल है ऐसी जब बहुत सारी सेल्स अरेंज हो जाएंगी, जब ग्रुप बना लेंगी, ठीक है, तो वो बनाएगा आपका टिश्यू. एक सेल, दूसरी सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसी बहुत सारी सेल्स जब कनेक्ट होंगी तो वो टिश्यू फॉर्म करेंगी, ठीक है? इसलिए टिश्यू को बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स. नेक्स्ट जो है
जब बहुत सारी टिश्यूज हैं, जब बहुत सारी टिश्यूज अरेंज हो जाती हैं बहुत बड़े रूप में, तो फिर वो क्या फॉर्म करती हैं, ऑर्गन फॉर्म करती हैं। आपको पता होगा आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि आपकी स्किन इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन, ठीक है। आपके बॉडी में आप देखो तो आपका स्टमक, आपका किडनी, आपके लंग्स, ठीक है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आपका जो ब्रेन है, ठीक है। तो बहुत सारे आपकी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन किन से मिलके बने होते हैं, दीज आर मेड बाय टिश्यूज। अब बहुत सारे जब ऑर्गन्स अरेंज होते हैं, जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स एक साथ अरेंज होके एक ही काम करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं ऑर्गन सिस्टम का, तो आपकी बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जब आपने खाना खाया, उस खाने को डाइजेस्ट किया, तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको करने के लिए एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। कैसे ऑर्गन्स हैं आपके, आप अगर देखोगे खाना माउथ में डालोगे, ठीक है, माउथ से फिर ईसोफेगस में जाएगा, आपके ईसोफेगस एक पार्ट हो गया, देन स्टमक में जाएगा, वो एक अलग ऑर्गन है, उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये दोनों भी ऑर्गन्स हैं। बट इनके साथ खाने को पचाने के लिए आपका लीवर इन्वॉल्व रहेगा, आपका पेनक्रियाज इन्वॉल्व रहेगा, तो ये सभी क्या है, दीज आर ऑल्सो ऑर्गन। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जब काम कर रहे हैं और खाना खाने में हेल्प करा रहे हैं, तो वो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम that helps in the removal of waste substance, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम इज द नर्वस सिस्टम, जो आपको थिंक करने में, सोचने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सिस्टम्स इन आवर बॉडी, ठीक है। अब बहुत सारे जब सिस्टम्स एक साथ कोऑर्डिनेटली काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो वो एक बॉडी फॉर्म करेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सभी सिस्टम्स कंबाइनली काम कर रहे हैं। अगर मैं मेरी बॉडी से नर्वस सिस्टम हटा के फेंक दूं, तो मेरी बॉडी क्या सर्वाइव कर पाएगी? नो, द आंसर इज नो, ठीक है। मतलब कि हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए या फिर एग्जिस्ट करने के लिए हमें पूरे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे ऑर्गन सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई मेनी ऑर्गन सिस्टम फॉर्म वन बॉडी। So like this, the cells are arranged in a form and they form a complete body, ठीक है। That's why the cell is called the basic structural and functional unit of all living organism। क्या बोलते हैं हम सेल को? Cell is a basic structural and functional unit of all living organism। मतलब सभी living organisms को बनाने के लिए हमें सबसे फर्स्ट चीज क्या चाहिए? This cell। अगर ये सेल हमारे पास नहीं होगी, so हम क्या बॉडी फॉर्म कर पाएंगे? बिल्कुल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो सबसे बेसिक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो चीज हमारे लिए, दैट इज द सेल, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। क्यों स्ट्रक्चरल? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए क्योंकि ये सेल का जो स्ट्रक्चर है, ये हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जब बहुत सारी सेल्स अरेंज होती हैं तो पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब फंक्शनल यूनिट क्यों? क्योंकि एक जो सेल है वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म करती है। अब ऐसे बहुत सारी सेल्स जब अरेंज हो जाएंगी तो वो नेट फंक्शन देगी हमारी पूरी बॉडी को, है ना, मतलब एक पूरा एक फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट कहा जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल, सेकेंड पॉइंट इज द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो अब ये जो सेल है हमारी बॉडी में, ये सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसे डिस्कवर्ड किया? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। बट स्टूडेंट एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है कि जो सेल उन्होंने डिस्कवर्ड की थी, दैट वॉज अ डेड सेल। वो कैसी सेल थी? डेड थी, मतलब कि विच वॉज नॉट अ लिविंग सेल, वो जिंदा सेल नहीं थी, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द सेल, सो आंसर वुड बी द रॉबर्ट हुक, ठीक है। या फिर आपसे अगर पूछा जाए हु डिस्कवर्ड डेड सेल, द आंसर विल बी द सेम, दैट इज रॉबर्ट हुक। इन विच ईयर? इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। अब डिस्कवरी की कैसे? तो उस समय माइक्रोस्कोप, वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उनने खुद से ही बहुत प्रिमिटिव टाइप का
सिंपल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था, और वो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद से बनाया था, ठीक है। तो कैसे डिस्कवरी की? बाय द सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप. So Robert Hooke discovered the dead cell in the year 1665 by how? By the self-designed microscope. खुद के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की. अब कैसे की? उन्होंने क्या किया, जैसे ये डस्टर है, डस्टर का जो आप देख रहे हो ये वुड पार्ट है, तो उन्होंने क्या किया कि एक बॉटल जो होती है, बॉटल का जो स्टॉपर होता है ना, जो लकड़ी का बना होता है जिससे, ठीक है, तो उसको उन्होंने लिया, तो एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उसके पतले पतले स्लाइसेस किए, बहुत बारीक बारीक स्लाइसेस किए विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ठीक है। अब ये जो एक पतला स्लाइस था, उस स्लाइस को उन्होंने व्यू किया, उन्होंने देखा यही माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स? तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया उनका जो स्ट्रक्चर था, जो उनको माइक्रोस्कोप से दिखा, वो स्ट्रक्चर कैसा था? ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखा वो एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर उनको विजिबल हुआ था अंडर द माइक्रोस्कोप. इस स्ट्रक्चर को आप अगर सोचोगे तो आप रिसेंबल करोगे, आप ऐसे सोचोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली किसके जैसे मिलता है? एग्जैक्टली मिलता है हनी कॉम्ब. मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर जो वैक्स का वो हनी कॉम्ब बनाती है, तो एग्जैक्टली हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है. तो रॉबर्ट हुक ने भी यही किया. रॉबर्ट हुक ने ये जो स्ट्रक्चर था सेल का उसको रिसेंबल किया विद द स्ट्रक्चर ऑफ द हनी कॉम्ब, ठीक है. और उन्होंने ऑब्जर्व किया ये एक टाइप का ये पार्ट, एक जो आपको दिख रहा है ये रूम, एम्प्टी रूम, ठीक है. और रॉबर्ट हुक ने भी इन एक जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको एम्प्टी रूम बोला और या फिर एम्प्टी कंपार्टमेंट बोला था, ठीक है. अब इसे एम्प्टी क्यों बोला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की. अब उन्हें कैसे पता चला ये डेड है, ठीक है. तो इसके अंदर जो फ्लूइड, जो लिक्विड फील्ड रहता है, वो लिक्विड इसमें एब्सेंट था, वो इसमें प्रेजेंट नहीं था, ठीक है. क्योंकि लकड़ी क्या है, ये डेड है, तो इसके अंदर कोई भी जो लिक्विड होता है वो एब्सेंट रहेगा. तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर कोई भी लिक्विड फील्ड नहीं था, इसलिए ये एम्प्टी था, ठीक है. एम्प्टी रूम उन्होंने कहा था. और इनका जो शेप था वो हेक्सागोनल टाइप का था. अब उन्होंने ये भी देखा कि एक जो सेल है वो दूसरी सेल से कनेक्टेड है, थर्ड सेल से कनेक्टेड है, और ऐसे करते करते उनको जो स्लाइस उन्होंने लिया था, एक टुकड़ा जो लिया था पीस का, और वो पीस को जब उन्होंने व्यू किया इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा. तभी उनको ये पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी भी इन्हीं के जैसे कुछ स्मॉल यूनिट से मिलके बनी होती है, कुछ छोटे छोटे रूम के जैसे रूम से मिलके बनी होती है. उसी को उन्होंने बोला था सेल, ठीक है. अब जो इसका नामकरण था, जो नेमिंग थी कि इन छोटे छोटे जो एम्प्टी रूम्स हैं इनका जो नेम था, जो टर्म दिया था कि इनको कहा क्या जाएगा, तो उन्होंने ही इसका नाम रख दिया था सेल, ठीक है. तो आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु कॉइन्ड द टर्म सेल. जो टर्म सेल था ये किसने दिया था? तो इट वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, ठीक है. और इस सेल का जो मीनिंग लेटिन लैंग्वेज में, लेटिन भाषा जो होती है उसमें, लेटिन जो लैंग्वेज है उसमें इसका मीनिंग होता है एम्प्टी रूम, ठीक है. दैट्स व्हाई ही कॉइन्ड द टर्म सेल. नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. अब धीरे धीरे डिस्कवरीज होने लगी थी, ठीक है. अब धीरे धीरे जो माइक्रोस्कोप से वो एडवांस होने लग गए थे. तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कवरी हुई थी इट वॉज ऑफ न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस was discovered by the Robert Brown. Robert Brown ने इसकी डिस्कवरी की थी in the year 1831, ठीक है. अब what is nucleus? Nucleus क्या होता है? तो I'm just telling you what is nucleus. अब स्टूडेंट जो एक सेल होती है, ठीक है, एक जो पूरी सेल है, इस सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक गोल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक है. हर एक सेल के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियस. ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन एवरी सेल, ठीक है. So it was discovered by the Robert Brown.
नेक्स्ट डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ऊपर जो डिस्कवरीज हुई हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप से डिस्कवरी नहीं हुई है, वो बहुत सिंपल टाइप के माइक्रोस्कोप से हुई थी। बट जैसे ही 1940 में, अभी की बात है, ठीक है, कुछ ईयर्स पहले की, तो 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद ये चीज पॉसिबल होने लगी कि जो सेल के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं उनकी भी डिस्कवरी होने लगी। अब ये भी हमें पता चलने लगा कि जो सेल होती है उसके अंदर और क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है। सो इट बिकेम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द ईयर 1940। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now the next discovery is of living cell. So living cell, it was discovered by the scientist Leeuwenhoek in the year 1674. ठीक है, लिविंग सेल आप पे अगर आपको क्वेश्चन आए, नॉर्मली इसमें पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, ल्यूवेनहुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1674। अब ल्यूवेनहुक ने क्या किया था, जो पॉन्ड होता है, तालाब में से पानी की ड्रॉप को लिया था और उसको व्यू किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि जो सेल थी वो मूव कर रही थी, वो लिविंग थी, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी इस तरीके से की गई थी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर बच्चा कभी कभी गलती कर देता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है सेल के बारे में, तो अगर आपसे सेल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब की सेल की डिस्कवरी सबसे पहले कब हुई, तब आपको रॉबर्ट हुक ही बोलना है। बट अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तब आपका आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज, जैसे ये सेल है तो इस सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड फिल्ड होता है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब जब हम सेल के लिक्विड की बात करते हैं, सेल के लिक्विड की, नॉट पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली द साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियोप्लाज्म, जब हम सेल के लिक्विड की बात करेंगे तो हम उसे क्या टर्म देंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलके बना है। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो प्रोटोप्लाज्म बनाता है, ठीक है। और यही जो प्रोटोप्लाज्म का जो नेम है, जो नेमिंग है, जो टर्म है, इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट परकिंजे, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट? cytoplasm along with the nucleoplasm, it is called protoplasm. Next point is cell theory. Cell theory, it was proposed by the scientists Schleiden and Schwann. Schleiden in 1838 and Schwann in 1839. Both the scientists, they told that all the plants and all the animals are composed of cells and cells are the basic unit of life. कहने का मतलब ये है कि श्लाइडन एंड श्वान ने ये बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, हम जानते हैं ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जो बॉडी है, देयर बॉडी इज मेड बाय द सेल्स। उनकी बॉडी किससे बनी होती है स्टूडेंट्स? सेल से मिलकर बनी होती है। और सेल्स ही क्या है? सेल्स ही बेसिक यूनिट है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि किसी भी बॉडी को फॉर्म करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए, दैट इज सेल। तो ये बेसिक यूनिट है। Next point was concluded. It was added by the other scientist whose name was Virchow in the year 1855. What he concluded? He concluded that all cells arise from pre-existing cell. कहने का मतलब ये है, वर्चो ने ये कहा था कि जो सेल्स हैं ये आती कहाँ से? सपोज आपको यहाँ पे कट लग गया, आपकी यहाँ की स्किन पूरी रिमूव हो गई, ठीक है। अब ये कोई मैजिक तो होगा नहीं कि यहाँ पे सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सेल्स आती कहाँ से? जो नई सेल्स, फिर आपने देखा होगा कुछ समय के बाद आपका जो घाव होता है वो पूरा हील हो जाता है, सही हो जाता है और वहाँ पे लेयर्स बन जाती है, स्किन आ जाती है आपकी। तो ये जो स्किन आ रही है वो स्किन कैसे फॉर्म हो रही है? सेल्स कैसे आ रही है? क्योंकि स्किन क्या है? स्किन इज मेड बाय सेल, ठीक है। तो सेल कैसे बन रही है? तो सेल्स आर अराइजिंग। सेल्स कहाँ से अराइज हो रही है? दे आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से प्रेजेंट सेल्स हैं उन्हीं से इनका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जो पहले की जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स हैं, वही सेल्स क्या कर रही हैं?
डिवाइड होके 2 सेल बना रही है। और ये जो डिवीजन है, जब ये एक सेल डिवाइड होती है 2 सेल्स बनाती है, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है। और ये अगेन जो सेल है वो डिवाइड होके और 2 सेल्स बनाएगी, ये अगेन डिवाइड होगी, नेक्स्ट 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। लाइक दिस हमारी बॉडी में मिलियंस सेल्स बन जाती है और उसके बाद लेयर्स बनती हैं, स्किन लेयर बनती है, स्किन बनती है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में स्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड इन द सेल थ्योरी विच वाज प्रपोज्ड बाय द 2 साइंटिस्ट मेनली श्लाइडन एंड श्वान। आपको यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेल थ्योरी। ठीक है, तो आपको जब सेल थ्योरी पूछा जाए तो आपको ये दोनों पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट, दोनों पॉइंट इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और जब आपसे पूछा जाए दैट अलोन दिस पॉइंट, अलोन जो पॉइंट है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है सेल थ्योरी में किसने इंक्लूड किया था, किसने कंक्लूड किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए ये विर्चो साइंटिस्ट ने ऐड किया था। ठीक है, और पर्टिकुलरली ये जो पॉइंट है ये दिया गया था बाय द श्लाइडन एंड श्वान, और ये पूरी सेल थ्योरी श्लाइडन एंड श्वान ने प्रपोज की गई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल and few discoveries which took place after the discovery of the cell. After this topic we will see the type of cells, also we will see what is unicellular and multicellular with a well differentiated form. Thank you.